गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। अपन केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे और केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यानी रिएक्शन कांस्टेंट Kc और Kp और Kx यानी KSI के बारे में अपन बात कर चुके थे। उनके अपन ने रिलेशनशिप पढ़ लिए थे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बता दिया था। अब आज जो है अपन बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जिनमें है एप्लीकेशंस ऑफ के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। रिएक्शन कांस्टेंट जो होता है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो अपन बात करेंगे आज एप्लीकेशंस ऑफ के। रिएक्शन कांस्टेंट जो है उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है इस बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स वो है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। कि हम स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है उसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसको डिसाइड करने का तरीका ये है कि जब किसी रिएक्शन में यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और इनसे बन रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जब Kc जब हम लिखेंगे तो Kc हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, Kc इक्वल टू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि Kc जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया P प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और इनवर्स हो गया क्या रिएक्टेंट का एक्टिव कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि Kc की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, और रिएक्टेंट्स का जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और Kc की वैल्यू यदि डिक्रीज होती है तो प्रोडक्ट्स जो है उनका कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा, लेकिन रिएक्टेंट्स जो है उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि K यदि बढ़ा तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़े, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। और K यदि घटा तो प्रोडक्ट जो है वो भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है। एक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि K इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और K डिक्रीज होता है इसका मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इससे ये प्रूव होता है कि K इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होगी, और K यदि डिक्रीज होता है इसका मतलब स्टेबिलिटी किसकी होगी, रिएक्टेंट्स की। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का फटाफट लिखें, फिर मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा किस तरह से इसका एप्लीकेशन जो है अपन यूज करते हैं। अब अपन एक इस पे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसका एप्लीकेशन जो है वो काम में लोगे आप। तो एक क्वेश्चन है आपके पास में, which one oxide is more stable
ये क्वेश्चन है आपके सामने। और ऑक्साइड्स कुछ इस तरह से दे रखे हैं कि ट्वाइस XO गिव्स X2 + O2, और इसके लिए K1 जो है वो हमको दे रखा है 10⁻24, और एक है हमारे पास में ट्वाइस XO2, तो ये हमको दे रहा है X2 + ट्वाइस O2। और इसके लिए K2 दे रखा आपको 2.4 × 10⁻10। अब समझो इस बात को, ये ऑक्साइड है और ये X2 और O2 दे रहा है, मतलब कि इसके लिए K की वैल्यू जो है वो ये है। K की वैल्यू कब? जब इससे ये बन रहा है, क्लियर है। और यहां पर ट्वाइस XO2 जो है उससे X2 और ट्वाइस O2 बन रहा है, उसके लिए K2 की वैल्यू 2.4 × 10⁻10 गिवन है, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर जाएगी रिएक्शन, K1 जो है ये इधर फेवरेबल है तब ये आया है, और K2 का मतलब ये रिएक्शन इधर फेवरेबल है, इसका मतलब ये आया है। तो इसका मतलब ये हुआ K1 जो है वो ज्यादा है किससे? K2 से। K1 जो है वो क्या है? K2 से ज्यादा है। इसका मतलब ये रिएक्शन इधर जाएगी तब स्टेबल है। इसका मतलब ये तो डिकम्पोजर, मतलब प्रोडक्ट्स के लिए ये चीज फेवरेबल है। इसका मतलब इसमें इसकी वैल्यू कब होगी? जब ये रिएक्शन पीछे आएगी, क्योंकि इसके K2 की वैल्यू क्या आ रही है? कम आ रही है। इसका मतलब ये वाला जो ऑक्साइड है वो क्या है? ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू दिस। लगे से रहा है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है इसलिए ये वाला होना चाहिए, तो वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब तो ये बन रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, मतलब कि इधर जब जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है और ये इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो बढ़ने में कौन ज्यादा? ये। इसका मतलब ये रिएक्शन इधर जा रही है, इसका मतलब ये जल्दी डिकम्पोज होगा और ये लेट डिकम्पोज होगा, तभी तो इसकी K2 की वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब ये हुआ स्टेबिलिटी की यदि अपन बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स की यदि अपन बात करेंगे तो यहां से XO2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा XO से। इस तरह से आप इसका आंसर दोगे। स्टेबिलिटी की यदि हम बात करेंगे तो XO2 की ज्यादा स्टेबिलिटी किससे? XO से, क्योंकि XO के डिकम्पोजिशन का जो K1 है वो ज्यादा आ रहा है और XO2 के डिकम्पोजिशन के लिए K2 जो है वो क्या आ रहा है? कम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये यहां रहना ज्यादा पसंद करेगा बजाय इधर जाने की, ठीक है। तो फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे। एक और क्वेश्चन अपन इस पे देखते हैं, देखो किस तरह का और क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है in which reaction product will be more stable? आपको ये दिया गया है कि ऐसी ये कुछ रिएक्शंस दी गई है, उनमें ये पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे अपने पास में रिएक्शन है A N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस, और इसके लिए K1 जो है वो 2.4 × 10⁻³ गिवन है। दूसरी रिएक्शन है आपके पास में H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स ट्वाइस HI गैस, और इसके लिए K2 की वैल्यू जो है 294 है। एंड C है आपके पास में N2O4 गैस गिव्स
ट्वाइस NO2 ट्वाइस NO2 और इसके लिए K3 जो है वो है 1.3 इंटू 10⁻²। और D आपको गिवन है ट्वाइस SO2 प्लस SO2 गैस गिव्स ट्वाइस SO3 गैस, और K4 जो गिवन है आपको वो है 2.54। ओके, अब यहां पूछ लिया कि कौन सी रिएक्शन जो है उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां हम सीधा इसको चेक करेंगे। यहां आपको क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जिसका ज्यादा होगा प्रोडक्ट उसका क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा या ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहां चेक करो, ये 2.4 इंटू 10⁻³ है ए के लिए, बी के लिए 294 है, सी के लिए 1.3 इंटू 10⁻² है, एंड डी के लिए 2.54 है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए है, बी के लिए। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, बी। तो इसमें आप आंसर जो है क्या लिखोगे, बी लिखोगे, क्योंकि मैक्सिमम जो के की वैल्यू है वो इसके लिए आ रही है, तो इसलिए ये ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फटाफट इस क्वेश्चन को लिखे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट यानी क्यूसी। क्यूसी जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में अपन समझते हैं। क्यूसी होता है, देखो केसी जो हम लिखते हैं, केसी का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव कंसंट्रेशन का रेशियो। केसी क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पर, केमिकल इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हो जाता है तो उस टाइम पर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का जो एक्टिव कंसंट्रेशन होता है उसका जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं केसी। क्यूसी भी क्या होता है, रेशियो ऑफ एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वो इक्विलिब्रियम पे हो। यानी कि रिएक्शन के किसी भी टाइम पर यदि हम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के एक्टिव कंसंट्रेशन का, एक्टिव मासेज का रेशियो निकालते हैं तो वो होता है क्यूसी। अब अपन इसको मैथमेटिकली कैसे समझते हैं, देखिए जैसे अपने पास में एक रिएक्शन है, मैं यहां लिख देता हूं क्यूसी। क्यूसी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। तो देखिए जैसे अपने पास में है अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी प्लस डेल्टा डी। ये कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए हम केसी लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, केसी इक्वल टू, केसी जो है आप ऐसे लिखोगे, केसी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर गामा, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर हमने ले ली डेल्टा, बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी बीटा। ठीक है, और यहां बात क्या ध्यान में रखनी है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक्टिव कंसंट्रेशन सी एंड एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ डी आर एट इक्विलिब्रियम। किस पे होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो क्या मानेंगे, केसी मानेंगे। और क्यूसी लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे, क्यूसी इक्वल टू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ सी, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए
concentration of B, concentration of C and active concentration of D are not at equilibrium. ये बात ध्यान में रखनी है। Kc तो तब मानेंगे जब ये कंसंट्रेशंस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे, और Qc तब मानेंगे जब ये कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम पर नहीं होंगे, तब हम Qc मानेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ reactants at any time of reaction। तो QC का मतलब क्या हुआ, QC जो है हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी टाइम ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के किसी भी टाइम पर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है या जो प्रेशर है उसका रेशियो क्या होता है, QC होता है। क्लियर है। अब कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ रिलेशंस ध्यान में रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ये तो इसकी डेफिनेशन थी, ये तो क्या थी, इसकी डेफिनेशन थी। अब मैं रिलेशन बता देता हूं QC और KC में। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन KC एंड QC। KC और QC के बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन बताएंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है, कैसे, समझिए। यदि आपके पास में केस फर्स्ट ये कहता है, केस फर्स्ट ये कहता है इफ QC इज लेस देन KC, QC की वैल्यू KC से कम है, तो उस केस में रिएक्शन will proceed in forward direction। यदि QC की वैल्यू जो है वो KC से कम है तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। केस सेकंड, इफ QC इज ग्रेटर देन KC, तब क्या होगा, रिएक्शन will proceed in backward direction। इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और केस नंबर थर्ड ये कहता है इफ QC इक्वल टू KC, QC और KC की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब रिएक्शन किस पे, इक्विलिब्रियम पर है, देन रिएक्शन इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन किस पे है, इक्विलिब्रियम पे, यह बात आपको ध्यान में रखनी। देखो मैं इसको एक थोड़ा सा छोटा सा उससे समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अपने पास में ये कोई पॉइंट है, ए से बी तक अपन को जाना है,
ये कोई रिएक्शन चल रही है और यहां पर इक्विलिब्रियम है इसका, मतलब यहां क्या है, Kc है, ठीक है। अब यदि Qc यहां है, Qc क्या कहां पे है, यहां पे, इधर से इधर जा रहे हैं हम, Qc की वैल्यू हमने यहां ले ली, Qc की वैल्यू अपन ने यहां ले ली। अब Qc की वैल्यू आपने यहां ली है तो ये Qc जो है Kc से कम है, मतलब रिएक्शन को यदि इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो कहां जाएगी, आगे जाएगी, ठीक है। तो वही लिखा है कि Qc इज लेस देन Kc, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन हमने Qc यहां ले लिया, Qc अपन ने यहां लिया तो Qc की वैल्यू Kc से ज्यादा हो गई और इक्विलिब्रियम इसको अचीव करना तो किधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इफ Qc इज ग्रेटर देन Kc देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और यदि Qc आपने यहीं कैलकुलेट किया है, आपने जो Qc कैलकुलेट किया है वो इस जगह पर है, तो ये तो कौन सी कंडीशन है, Qc बराबर Kc हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। तो तीसरा केस यही है, इफ Qc इक्वल टू Kc देन रिएक्शन इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, रिएक्शन इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको Qc जो है उसके बारे में सारे डिटेल्स जो है वो पता चल गई होगी। आप फटाफट इसे लिखें। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको Qc पे करके बता रहा हूं कि किस तरह से इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, फाइंड वैल्यू ऑफ Qc and predict the direction of equilibrium, ठीक है। और रिएक्शन आपको ये दे रखी है कि ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस gives twice SO3 गैस, और इसके लिए Kc जो है वो है 278 मोलर इनवर्स, ये Kc दे रखा है। तो अब हम इसके लिए, और इसमें कंडीशन दे रखी है, इफ concentration of each SO2, O2 and SO3 is 0.001 molar at 298 Kelvin टेम्परेचर, ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। तो कैसे करोगे, यहां पर आप लिखोगे Kc, तो Kc बराबर SO3 का एक्टिव कंसंट्रेशन की पावर 2 लगाएंगे क्योंकि 2 है यहां पे, ये हो गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट है SO2, कितना है, 2 है, और यहां O2 है और इसकी पावर क्या है, 1 है। अब जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, ये इसे रख देंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं कि Kc इक्वल टू SO3 का कितना, 0.001 की पावर क्या लगाऊंगा मैं, 2 बाय इसका भी 0.001 की पावर क्या लगाऊंगा, 2, और यहां कितना है 0.001 की पावर क्या लगाऊंगा, 1, ठीक है। तो यहां इससे ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 बाई 0.001, यानी कि Kc की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी Qc निकाल रहे हैं ना अपन, Kc तो दे रखा है, अपन निकाल रहे हैं Qc, तो Qc से रिप्लेस कर लेंगे यहाँ इसको,
QC। तो QC की वैल्यू आ गई यहां पर 1000 मोलर इनवर्स। तो यहां देखो KC की वैल्यू कितनी है 278, QC कितनी आ गई 1000। इसका मतलब ये हुआ कि QC इज ग्रेटर देन KC। और इस केस में क्या होता है, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे ये आया रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से हम इसमें क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो इसे आप लिखें, और इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। आगे का जो है वो अगले लेक्चर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।